तो मैं हूं सुहेल फारूक और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मेरी वीडियोस जो हैं वो आप जानते ही हैं कि आमतौर पर मैं मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, एग्जीक्यूशन पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि ये मेरे उस प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होती हैं जिस प्रोफेशन में कि मैंने अपनी अ, जो पिछली ज़िंदगी है वो सारी गुजारी है। 22-23 साल जो है, बल्कि 24 साल एग्जैक्टली जो है वो मैंने इस प्रोफेशन में गुजारे हैं। और लीडरशिप जो है और मैनेजमेंट जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो डायरेक्टली तो लीडरशिप पे है, लेकिन इनडायरेक्टली उस वीडियो का ताल्लुक उस लीडरशिप के साथ है जिसमें से कि आजकल हमारी कंट्री जो है वो गुजर रही है। और हम जैसे लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो, और लीडरशिप को जो थोड़ा बहुत समझते भी हैं, हमको बहुत बड़े गुरु या पंडित तो नहीं है लीडरशिप के, लेकिन लीडरशिप को समझते हैं। तो आज जब मैं इस वीडियो का कंटेंट डिज़ाइन कर रहा था तो मैं कुछ नोट्स ले रहा था, और मैं इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी लीडरशिप के बारे में देख रहा था। और मैंने कुछ चीज़ें ड्राफ्ट करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि लीडरशिप के अंदर जो है वो हम कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी जो है उसको जो है वो बहुत ऊपर हाई रेट करते हैं, क्योंकि अगर कोई लीडर कॉम्पिटेंट नहीं है और अगर उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है और तीसरी चीज़ जो उसकी इंटेग्रिटी है वो भी नहीं है, तो वो लीडर जो है फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ लीडर होता है। खान साहब को आपने, हम सब ने वोट्स भी दिए और हमने उनको एक उभरते हुए लीडर की सूरत में अपनी आंखों के सामने देखा भी, और जब क्रिकेट में उनको आइडलाइज़ किया, और सब ने यही सोचा कि जो क्रिकेट का कैप्टन था, जो उसकी एटीट्यूड और जो उसकी अप्रोच क्रिकेट की कैप्टनसी के अंदर थी, वही शायद उसकी अप्रोच जो है वो मुल्क चलाने में भी होगी। तो अभी तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लीडरशिप के एक दो एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा और उसी के ऊपर जो है वो सारी जो गुफ्तगू है उसको जो है वो फोकस करने की कोशिश भी करूंगा और उसी के ऊपर उसका एनालिसिस भी करूंगा। पहली चीज़ जो मैंने अपने कंटेंट में लिखी है वो है इंटेग्रिटी। और मोस्टली मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी जिस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इंटेग्रिटी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, और उसकी कोई और जो होती है कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस किया है कि जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी होती है वो इंटेग्रिटी की एक डायमेंशन है, लेकिन फिर एक मॉरल इंटेग्रिटी भी होती है, और उस मॉरल इंटेग्रिटी के अंदर ही असल लीडरशिप जो है वो पिन्हा होती है। अगर आप मॉरल इंटेग्रिटी जो है उसको डिसइंटीग्रेट होने देते हैं और आप कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी तो जो है वो बहुत हाई है, तो फिर सूरत हाल यही है कि आप जो है वो एक एस्पेक्ट को तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल एस्पेक्ट है। बट बीइंग अ लीडर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीपल। और जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उनको लेके चल रहे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी मॉरल इंटेग्रिटी जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी से ज़्यादा हो जाती है। अभी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मॉरल इंटेग्रिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो मॉरल इंटेग्रिटी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मिनो अन जो है वो उनकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए। यानी जिस तरह से आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कहती है, चाहे वो आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, चाहे वो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या आप किसी स्टेट के हेड हैं, इट डजेंट मैटर। जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको फुलफिल करना होता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसी डायमेंशन के ऊपर, वो होती है प्रॉपर हायरिंग। प्रॉपर हायरिंग किस लिए होती है? सक्सेस के लिए होती है, क्योंकि अगर आपने हायरिंग प्रॉपर नहीं की, बंदे सही सेलेक्ट नहीं किए, तो आप अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर आपकी टीम अच्छी बिल्ड नहीं हुई, मतलब ये है कि वही होगा कि जी फेलियर है, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं अच्छी थी, मैं टीम अच्छी बिल्ड नहीं कर सका। और फिर वही बात आ जाती है कि मॉरल इंटेग्रिटी के अंदर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मेरी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, मैं कैसा हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं क्रेडिबल हूँ, लेकिन अगर मेरे लोग जो हैं वो मॉरली भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कॉम्पिटेंस के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइजेशन चल रही है, तो फिर काम जो है वो बनने का नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप
जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो चीज़ें आप लेके चल रहे होते हैं, उनके अंदर आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि आप जिस बैटलफील्ड में उतरे हैं, जिस अरीना के अंदर आपको उतारा गया है, उस अरीना के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी। तो आप उन रिक्वायरमेंट्स को जो आपने जो ऑब्जेक्टिवली आप उनको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि जी मैंने जो है वो, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जी हमने प्रायोरिटाइज किया है कि हमने जनाब मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है, हमने फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमने एजुकेशन मेंटेन करनी है, हमने हेल्थ मेंटेन करनी है। ये एक कंट्री के लीडर की प्रायोरिटीज हो सकती हैं। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट। डिफेंस भी आ जाता है समटाइम्स, अगर आप ऐसे किसी मुल्क के अंदर हैं जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान है या इसराइल है। और अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको फिर अपनी प्रायोरिटीज़ ही ठीक करनी होती हैं कि जी, अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं, तो आमतौर पर यही प्रायोरिटाइज किया जाता है कि जी नंबर अचीव करने हैं, सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, नंबर्स में ग्रोथ को मेंटेन करना है, टर्नओवर को कम करना है, बजट के अंदर रहते हुए परफॉर्म करना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं, ठीक है। और लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है, और फिर जो अब हायरिंग करनी होती है, उस हायरिंग करने के बाद उन लोगों को, टीम को बिल्ड करने के बाद प्रॉपर प्रमोशंस करनी होती हैं। जहाँ पे जो बंदा रिक्वायर्ड होता है उसको वहाँ पे फिट इन करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, फिर उसको आगे लेके जाना होता है। और अगर वो बंदे आगे नहीं जा रहे, या कोई पॉलिसी या कोई स्ट्रैटेजी या कोई टैक्टिक, सेट ऑफ टैक्टिक्स जो है वो बैकफायर कर रहा है, तो आपको उसकी करेक्शन करनी होती है। और हम हमेशा कहते हैं कि पीपल डू मिस्टेक्स फास्टर टू करेक्ट फास्टर, यानी जितनी जल्दी जल्दी आप गलतियां करके उनको ठीक कर लेते हैं, आप लिंगर, अच्छा लीडर जो है अपनी गलतियों के साथ लिंगर ऑन नहीं करता। तो मॉरल इंटेग्रिटी एक स्टैंडर्ड हो गया मेरे हिसाब से एक अच्छे लीडर के लिए। जो लीडर किसी कंट्री को लीड कर रहा है, या किसी कंपनी को लीड कर रहा है, या किसी भी एक सेक्शन को कर रहा है। दूसरा एंगल जो मेरी नज़र से गुजरता है वो ये है कि जो लीडर की क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई होनी चाहिए, यानी कि लीडर व्हाट लीडर सेज, लीडर शुड वॉक हिज टॉक। जो लीडर कहता है वो ही उसको करना भी चाहिए, यानी उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो उसने यार्ड स्टिक दूसरों के लिए बनाई हुई है, उसी यार्ड स्टिक से उसको अपने आप को भी मेजर करना चाहिए, और अपने लोगों को भी मेजर करना चाहिए, अपने कंपटीशन को भी उसी के साथ मेजर करना चाहिए, और अपने अपने बंदों को भी उसी के साथ मेजर करना चाहिए, और अपने आप को भी उसी उसी यार्ड स्टिक पे मेजर करना चाहिए। और ये उसको पता होना चाहिए लीडर को कि he should not hesitate to admit that he doesn't know what he doesn't know। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं ही सबको लेके चलूंगा। यहाँ पे ही टीम वर्क का काम जो है वो जो है टीम बिल्डिंग जो है वो इज यू कैन सी एट प्ले हियर, because you cannot perform all the functions and you cannot do everything and you are not good at everything। say for example खान साहब भी कप्तान थे, तो खान साहब सारे डिपार्टमेंट्स में विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहे। खान साहब फील्डिंग भी, खान साहब खड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग के लिए अच्छे फील्डर तो लाने पड़ेंगे। पर खान साहब 10 ओवर ही फेंक सकते हैं, बाकी 40 ओवर भी तो किसी ने फेंक रहे हैं। तो आपको अच्छे बॉलर्स चाहिए, अच्छी टीम में अच्छे फील्डर्स चाहिए, अच्छे बैटर्स चाहिए। तो अच्छी टीम बनाने के लिए आपको, और अगर आप कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे मिनिस्टर्स चाहिए, आपको अच्छे एडवाइजर्स चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके आसपास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। और स्पेशली एक ऐसा लीडर जो ऐसे बैकग्राउंड के साथ आ रहा है जिसके अंदर उसने कभी किसी चीज़ का मिनिस्टर नहीं रहा, उसकी कैबिनेट में भी 50-80% के लोग ऐसे हैं जो कभी मिनिस्टर्स नहीं रहे। या मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ बन के चला जाता हूँ, तो मैं तो कभी सीईओ नहीं रहा, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो ऐसे लोग हायर करने हैं जो सीईओ के आसपास होते हैं, जो सीईओ को लेके चलते हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रीजंस नहीं ढूंढते कि आप ये कहें कि मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मैं लोग अच्छे नहीं हायर कर सका, सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, और हमारे जैसे लीडर हजरात होते हैं पाकिस्तान में, तो आमतौर पर जो लीडर्स हैं वो मज़हब के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से मज़हब का सहारा ले लें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया पाकिस्तान में। अगर आप नारा मारे मज़हब का, तो लोग आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर के सारी डिस्कशन जो है वो फोकस होती है। तो
और आखिरी चीज़ भी, हाँ एक और चीज़ भी है कि लीडर को हम्बल और ऑनेस्ट होना चाहिए जब वो डिफीट में जाता है, यानी जब वो हार जाता है लीडर, तो उसको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। लीडर को एडमिट करना चाहिए कि मैं हार गया हूँ। लीडर को एडमिट करना चाहिए कि मेरे से वो काम नहीं मैं कर सका जो मुझसे लोगों की तवक्कुआत थी, और इन दी एंड जो है वो लीडर शुड एडमिट इट ग्रेसफुली एंड देन स्ट्राइव हार्डर फॉर द नेक्स्ट टाइम। एनालिसिस के तरफ अगर मैं जाता हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज से अगर अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटी में 4-5 चीज़ें थी जो को उनको करनी थी, और प्रायोरिटाइज जिस तरह से भी कर लेते, शायद मेरे हिसाब से एक फॉरेन पॉलिसी थी, एक इकोनॉमी थी, एक हेल्थ थी, एक एजुकेशन थी, एक इन्फ्लेशन थी, और ये सारी चीज़ें जो थी वो पीपल रिलेटेड थी। लोगों ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया होता है, ठीक है, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गवर्नमेंट के ऊपर आती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अगर आप लोगों को भूल जाएं, और आप खान साहब ने अपनी जब प्रायोरिटी सेट की, तो खान साहब की प्रायोरिटीज में कहीं भी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। आज नारा मार रहे हैं हम कि जी हम हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, नहीं थी फॉरेन पॉलिसी कभी भी। और जब वोटिंग हो रही थी तो उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने अपने फादर से कहा था, मैंने कहा इस बंदे की ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी होनी है, ना इसकी इसकी कोई मिनॉरिटीज के ऊपर कोई इसका स्टांस होना है अच्छा, ना इसका औरतों के ऊपर कुछ स्टांस होना है अच्छा, और ये मौलवी से भी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये क्लीन शेव मौलवी है। तो ये मेरी ओपिनियन थी जो कि गलत भी हो सकती है। तो वक्त ने साबित किया कि इनमें से 2-4 चीजें तो सही साबित होगी। लेकिन जो प्रायोरिटीज पीएम ने अपने लिए सिलेक्ट की, उन प्रायोरिटीज में रिलीजन नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ गया उनके, यानी लोग पीछे चले गए और मजहब पहले आ गया। ये हर उस जगह पे होता है जहाँ पे कि रेडिकलिज्म जो है या रेडिकल सोच जो है वो एट प्ले होती है। जब भी आप ईमान का नारा मारना शुरू करते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं, लोगों की जानें जाती हैं ईमान के पीछे, लोगों की जानें बचती नहीं है ईमान में कभी भी। हाँ, अगले जान में बच जाती होंगी, लेकिन वो और कहानी है। फिर दूसरी चीज ये थी कि खान साहब की प्रायोरिटीज में पर्सनल ग्लोरी जो है वो भी बहुत ऊपर आ गई। खान साहब ने ये देखा कि मैं पर्सनल ग्लोरी के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया, और खान साहब ने ये सोचा कि जी मैं जो हूँ वो जो है मुस्लिम उम्मा का लीडर उभर के मुझे बनना चाहिए, ना कि मुझे पाकिस्तानियों का लीडर बनना चाहिए जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो है प्रायोरिटीज का जो क्लैश है, वो जिसके जो भी एडवाइजर्स थे, जो भी लोग थे जो मशवरा देने वाले थे, किसी ने भी लीडरशिप के इस एस्पेक्ट पे काम नहीं किया कि आपके जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं वो क्या हैं और उनको लेके चलें। और आपके सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग इशू लोग हैं, आपको लोगों को लेके चलना था, लोगों की बात जो थी उसको आगे लेके जाना था, लोगों के लिए काम करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि लोग कहीं कहीं के रह गए और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहीं और चले गए। इसी तरह जब मैंने बात की प्रॉपर हायरिंग और नो टीम मेंबर्स टू एडवाइस प्रॉपरली, अब हायरिंग करते हुए जब उन्होंने शुरू में ही देख लिया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर जब लगा तो हायरिंग प्रॉपर नहीं की गई, हायरिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, जो भी प्रेशर्स थे वो हायरिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था, सिलेक्शन बाय हैंड की गई कोई, और इसी की वजह से कोई रिजल्ट्स भी नहीं आए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई, कुछ जगहों पे जो हायरिंग हुई वो अलायंसेस की वजह से हुई, तो उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, तो लीडरशिप तो खुडे लाइन लग गई। और आखिरी चीज़ ये है जो मैंने कहा कि लीडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लीडर को अपनी गलतियों को उसी वक्त तस्लीम करके उनको करेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन खान साहब जो है वो अब तक भी, आज तक भी, कल तक ऑब्स्टिनेट भी थे, स्टबर्न भी थे कि बुजदार जो है वो एक लंबी इनिंग खेलेगा। लेकिन देख लें आखिर में बुजदार की कुर्बानी भी देनी पड़ी, जब अब क्या बहुत देर हो गई। मैं तो सियासतदान नहीं हूं, मैं तो इसको एक लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि खान साहब ने ना तो अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसके ऊपर काम किया, ना खान साहब ने प्रॉपर हायरिंग की, और फिर आखिरी चीज़ जो खान साहब ने की वो जो है कि ट्रांसपेरेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई ही नहीं। आज कहते हैं कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन अगर आप को याद होगा कि खान साहब से इंटरव्यू में किसी ने पूछा था एक दफ़ा कि जी जो चाइना में यूगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो खान साहब साफ ही मुकर गए थे कि मुझे तो नहीं पता है कि क्या हो रहा है। फिर जब उनको इस चीज़ का एहसास दोबारा से हुआ तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हम इसके ऊपर ओपन में बात नहीं करते। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर अमेरिका अच्छा नहीं लगता या अमेरिका आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा तो आप अमेरिका के अगेंस्ट हो जाएं।
आपके सामने है। फिर अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी तो आपने एडमिट भी किया किसी सियासी जमात के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जमात का, कि आप फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे। फिर 3 दिन के बाद आपने नंबर्स दे दिए कि जी यूरोप के साथ जो हमारी ट्रेड है उसकी परसेंटेज ये है, अगर हमने ये कर दिया तो ये नहीं होगा, ये कर दिया तो वो नहीं होगा। तो इसलिए बात सिर्फ ये है कि आपके जितने भी काम किए आपने वो लाइमलाइट में आने के लिए किए, ग्लोरी, पर्सनल ग्लोरी रीप करने के लिए किए। ऐसे बंदे के लिए जो बिजनेस में टर्म यूज की जाती है वो होती है कॉर्पोरेट एक्लिस्ट। खान साहब जो है वो एक कॉर्पोरेट एक्लिस्ट थे और हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो उनके क्रिकेट के दिनों में भी वो एक डिक्टेटर थे, और आज भी उनके अंदर का डिक्टेटर जो है वो मरा नहीं है, डिक्टेटर जिंदा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो आज भी यही समझते हैं कि मैं जो हूँ, वो जो कहता हूँ वो सही है, मैं जो करता हूँ वो भी सही है, मुझे सब पता है। और यही एक लीडरशिप की जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी है, लीडर की सबसे बड़ी गलती है। गलत टाइम पे गलत लोगों को गलत जगह पे ला के खड़ा करना, उनको आगे लाना, उनको पीछे करना, कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक इनकॉम्पिटेंट और एक ऐसे लीडर की निशानदेही करती हैं जिसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो उस ईमानदारी का इस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो क्या आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। आज आप नंबर्स को पुश कर रहे हैं, परसेंटेजेस दिखा रहे हैं, ग्राफ्स दिखा रहे हैं, लेकिन उसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान के अगेंस्ट हूँ। मेरी सारी फैमिली ने इमरान खान को वोट दिया, अमेरिका आने से पहले मैंने भी इमरान खान को वोट दिया, लेकिन मेरा वोट जो था, जब मैं डाल रहा था वोट, उस वक्त भी मैं जो कह रहा था मैं आज भी वही कह रहा हूँ, और वही चीज़ें जो है वो मटेरियलाइज होके आ रही। खान कुड बी अ वेरी गुड कैप्टन, बट दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। और इस बॉल गेम में खान साहब ने ये साबित किया है कि ही इज एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट, ही हैज़ नो मॉरल इंटेग्रिटी, he has no sense of responsibility towards his people, and he is just trying to reap his personal glory. अभी भी खान साहब के पास वक्त है कि वो इस डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें एक अच्छे लीडर की तरह, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अगले मैच की तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें, अपनी टीम को बेहतर करें, और अपनी सोच के अंदाज को जो है वो बेहतर करें। वरना एस जैसे लीडर, शहबाज शरीफ भी इसी जैसा लीडर है, आप उसको कह देते हैं वो करप्ट है। वो करप्ट तो आप भी मॉरली करप्ट हो गए ना, आप फाइनेंशियली करप्ट नहीं होता, मॉरली करप्ट हो गए। आपने हायरिंग बंदों की ऐसी की, आपने बंदे ऐसे बिठाए, डिसीजंस नहीं लिए, गलत चीज़ों के पीछे लगे रहे। मैं करप्शन करने वालों को निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया आपसे। राना सनाउल्लाह जैसे बंदे बाहर फिर रहे हैं, बाकी बात क्या की जा सकती है। तो आपके यहाँ एग्जीक्यूशन का भी फेलियर है बहुत बड़ा, आपके यहाँ प्रॉपर हायरिंग का भी फेलियर है, आपके यहाँ प्लेसिंग का भी फेलियर है, आपके अंदर मॉरल इंटेग्रिटी भी नहीं है, और कॉम्पिटेंस नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है। सो लीडरशिप के अंदर यही 4-5 चीज़ें हैं जिनको हमें लेके चलना होता है। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, लीडरशिप में काम कर रहे हैं, कि भाई जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इन्हीं मैटर्स के ऊपर काम करना होता है। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं। और जब अपने डिसीजंस कर रहे होते हैं तो इम्पार्शल होकर कर रहे होते हैं, पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं कर रहे होते, लोगों के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लीडर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो उसके लोग होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।